इस वीडियो में मैंने बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा गया है। बेसिकली करा क्या है, 100 जो क्वेश्चन है ना उनको तैयार करा, 50-50 के दो पार्ट बनाए। ये जो वीडियो है इसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे गए हैं। क्वेश्चन आता है, सर ये आपने क्वेश्चंस कहाँ से लिए? लास्ट 5 ईयर के पेपर है ना, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले। ये पार्ट वन है, यानी कि पार्ट वन में फर्स्ट के जो 50 क्वेश्चन है, पार्ट टू का जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। तो फिलहाल हर चैप्टर के मैंने 6 से 7 क्वेश्चन है ना वो कवर करे हैं। इसलिए करे करे कि उन्हीं में से सारी कंसेप्ट रिवाइज हो जाती है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है ना उसके 7-8 क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। देखिए, ये 2024 में आया भी हुआ है। हमें पी और क्यू दे रखा है, निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो जो पी दे रखा है ना उसको 18 ए की पावर 2 बी की पावर 4 ये है आपका। उसके बाद आप देखोगे क्यू दे रखा है 20 ए की पावर 3 और बी की पावर 2। देखिए, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 3 की पावर 2। भाई 3 × 9 होता है ना, कई बच्चे का आंसर कैसे आया, ऐसे लिखा है मैंने 2 9 जा, और 3 जो करा वो 2 बार आए। और ए की पावर 2 और बी की पावर 4। अगर ये 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को भी साइड में कर लीजिए। 20 का करा तो 2 10 आया, फिर 2 से करा तो यानी कि 5 आया, और फिर 5 से किया तो 1 आया। मैंने एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन करा है इसका, और कुछ नहीं करा, ठीक है। ये इसलिए करा है, एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ आपको। एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले नंबर का निकालते हैं। जो कॉमन है ना टू, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ तो 2 की पावर 1 है, एलसीएम के केस में यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 3 तो यहीं है, कहीं नहीं है। तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 नहीं है तो नोट कॉमन वाला भी आएगा। यहाँ पे 5 नहीं है तो ये भी आएगा। तो बेसिकली पहला काम तो ये आ गया। फिर आप देखो, मैंने एक लाइन बोली है कि इसमें ए की पावर 2 है, इसमें ए की पावर 3 है, बड़ी वाली को लूंगा मैं, ए की पावर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 2 है, बड़ा वाला लूंगा। एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, बी की पावर 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, और ए की पावर 3, ये ए की पावर 3 और बी की पावर 4। तो 4 5 जा 20, 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4। अगर आपने देखा तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। मैंने इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश करी कि एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, यानी कि ए की पावर 2 और ए की पावर 3 में ए की पावर 3 लेंगे। एचसीएफ होता तो छोटी पावर लेता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन टू देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन टू में आइए, ये भी देखिए, बस रिसेंटली आया था। ये निकालना है आपको। यहाँ पे ये पता होना चाहिए क्या कि दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। बस ये अगर आपको कंसेप्ट पता है, आंसर आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके ना मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। देखिए मैंने क्या करा है, इस वाले में एलसीएम जो है उसकी जगह पे लिख दिया ये वाला, भाई दे रखा है ये तो एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ है उसकी जगह पे ये लिख दिया। तो मुझे बेसिकली के निकालना है ना, तो के को एक तरफ रखा, इन दोनों नंबर को डिवाइड में करा। तो देखिए 2 5 इसको तो कर रहे हैं, तो ये 1 जा, यहाँ पे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो 1650 आंसर आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपकी अच्छा होल्ड है एलसीएम एचसीएफ के इस फार्मूले पे। इस फार्मूले पे अक्सर एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड में होता है। चलिए, क्वेश्चन थ्री देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये सिंपल एक नंबर में कहता है भाई, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है 5 की पावर बताइए कितनी आएगी। कब आता है? जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर 2 से तो जा नहीं रहा, फिर 3 से करा, फिर 5 से। जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 आ जाता है ना, तब रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखा, 2 तो एक बार आया तो 2 की पावर तो 1 है, 3 भी एक बार है, लेकिन हमसे तो 5 की पावर पूछी है ना। तो 5 की पावर यहाँ पे 4 है। अगर आपका आंसर बी है तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए ये रहा,
ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड में, प्री बोर्ड में और हमें होम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब ये रिंग वाला है ना, कहता है कि भाई 12 o'clock एक साथ अगर टुगेदर बजे तो नेक्स्ट टाइम कब होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें एचसीएफ और एलसीएम में कब निकालना होता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि कभी लिस्ट लिखा आ जाए एलसीएम होता है, हाईएस्ट आ जाए तो एचसीएफ। तो आप बोलो सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें ना आपसे पूछा व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि लिस्ट टाइम में पूछ रहे हैं। एलसीएम निकालते हैं। जब मैंने 20, 25 और 30 इनका एलसीएम निकाला ना, तो ये एलसीएम ने इस मेथड से करा मैंने। वैसे भी कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है इसका। मैं ये मेथड क्या कहता है, पहले ऐसा नंबर ढूंढा जो तीनों को डिवाइड करे, फिर दो ही एक ही डिवाइड हो रहा है, फिर टू से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब तक करता रहा जब तक ये पूरा वन वन नहीं आ जाए। एलसीएम में वन वन आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, किनको, इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 300 आंसर आया। एलसीएम में अभी तो मिनट है ना 300, तो इसको आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करा, 5 आवर्स। 12 o'clock पहली बार हुआ था, ठीक है। फिर उसमें 5 जोड़ देते 12 नून में, 5 PM जो है ना, वो आंसर आ रहा है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप एग्री करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो भैया फिक्स है, आता ही आता है। रिलेशन साफ दे रखा है कि रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ये दे रखा है, अक्सर ये देते नहीं है, तो 5 नंबर 4 नंबर में पूछते हैं। चलो बताता हूँ। एक ही मेथड है, कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड। जो दे रखा है ना, इसको मान लीजिए कि ये भी रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, अज्यूम करता हूँ, तो भैया रेशनल नंबर को तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लिया। देखो एक काम करने वाला हूँ, ये वाला जो है ना 5, मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, यानी कि एक तरफ है ना ये नंबर ले लेता हूँ। तो ये मेथड को करना क्या होता है, 5 को यहाँ ले लिया मैंने, तो ये बचा -2√3। अब -2 को मैंने डिवाइड कर दिया दोनों, तो ये -2 को वहां भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ये तो आपने नोट करा, ये वाला पोर्शन तो रेशनल है। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेशनल ही आएगा। लेकिन ये वाला पोर्शन इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल कभी बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हमने क्या कहा था, इसको रेशनल माना था, लेकिन ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। देयर फोर दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, देयर फोर आवर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। और हमारा जो अज्यूम किया था ना वो रोंग होगा, आवर एजम्पशन वाज रोंग। तो अगर करेक्ट क्या होगा, अगर हमने अज्यूम रोंग किया था तो करेक्ट ये होगा कि ये भैया इरेशनल नंबर है। या तो ये आता है, या क्वेश्चन में आता है √2 को इरेशनल प्रूव करो, 3 को करो, 5 को करो, एक अक्सर आ जाता है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। वापिस आ गया, कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालो। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं भैया, ये लीजिए, प्राइम फैक्टर से बढ़िया क्या चीज है। जब इसके प्राइम फैक्टर निकाले ना मैंने, तो 2 तो 72 को प्राइम से डिवाइड किया, 2 कितनी बार आया, 3 बार आ गया, बिल्कुल ठीक है, 3 2 बार। 120 को करो। अब देखिए मजेदार चीज, एचसीएफ में जो कॉमन है ना उसमें लिस्ट पावर लिख दूं। एचसीएफ में लिस्ट पावर होगी, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, लेकिन इन दोनों में बराबर ही है, तो 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। अब आ गया तो 3 की पावर 1 और 2, तो लिस्ट पावर तो भैया 1 है, तो 3 की पावर 1 होगा। फिर आप बोलो सिर्फ 5, 5 नहीं, इसमें तो कॉमन ही लेंगे। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 8 × 3 और आंसर हो गया 24 एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, कॉमन वाले का हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, 3 की, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर बराबर है तो सेम आएगा। अब मैं हाईएस्ट पावर लिखूंगा कॉमन की, 3 की पावर 2 आएगा। अब जो नोट कॉमन है उनको लिखूंगा, ये लीजिए एलसीएम निकालते हैं। ये तो 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 8 × 4 है भैया 40 हो गया, 40 को 9 से करा, 360 इज द आंसर। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। डन। देखिए आपने नोट करा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई बस 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको तो रट लीजिए। करना क्या है, पहले कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड है, इसको मान लेते हैं कि भैया रेशनल है।
रेशनल है तो भैया पी अपॉन क्यू फॉर्म के बराबर होगा, ए अपॉन बी ले लो, पी अपॉन क्यू ले लो, एक ही बात है। कई बच्चे तो ब्रैकेट में ये लिख दी ना को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, स्क्वेयरिंग से पहले। जब इसके नीचे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो a इक्वल टू √5 आ गया। ये आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही आपको एक चीज यहाँ पे मिल गई, क्या कि ये ए स्क्वेयर और ये 5 आ गया। अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है। और हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि किसी का स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी खुद 5 से डिविजिबल होगा, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। और अगर ये 5 से डिविजिबल है तो वो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल टू कोई सी, कोई एनी नंबर, सी इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये a इक्वल टू जो c आया है ना, इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया a की जगह पे, तो भैया ये तो 25c² हो गया। इसको कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 जा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे 5 ही बचा और यहाँ पे b² बना। ये स्टेटमेंट पता है क्या कह रही है, ये तो कह रही है कि b² भी 5 से डिविजिबल होगा। वैसा ही तो नहीं है जैसे इस तरह का बन गया था, यहाँ पे देखो ना। तो अगर b² 5 से डिविजिबल है तो यार ये तो फिर कहानी क्या होगी, हमने क्या माना था, b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से होगा। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है a और b को प्राइम है, कोई डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी अजम्पशन को, देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अब हम बारी बारी से चैप्टर वाइज कर लेते हैं, सेकंड चैप्टर ले लेते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पोलिनोमियल के। क्वेश्चन 8 करते हैं, देखिए अगेन पॉज करके पहले खुद कर लीजिए। इसमें कहते हैं अल्फा बीटा जीरो से पहले, तो MCQ क्वेश्चन है ना, इसमें जितना हम टाइम बचा सके वो बचाएंगे। क्या कह रहे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ये अल्फा बीटा, अगर मैं इसे कंपेयर करूं AX² प्लस BX प्लस में C से, A की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, B की वैल्यू मेरे पास 9 माइनस का 9 होगी, और C यहाँ पे 5 हो गया। तो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की। और हमें आइडेंटिटी पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो इसका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है ना, माइनस में 2 अल्फा बीटा कर दूंगा, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी करने क्या वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। हमें पता भाई जो सम ऑफ रूट्स है ना वो -b/a होता है। तो ये रहा भैया b की वैल्यू, -9, और ये रहा a की वैल्यू यानी कि 2। तो ये देखा जाए तो 9/2 आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा बीटा देखोगे तो कितना आ जाएगा, c/a होता है। c कितना है हमारा, 5 है। 5 और a कितना है, 2 है, तो 5/2। तो यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं, 9/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 81/4, माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो 5 बच जाता है। ठीक है, तो इसका नीचे डिनोमिनेटर तो 1 है, एलसीएम अगर ले लिया तो मैंने 4 हो गया। 81 माइनस में 5 4 जा 20 हुआ, और ये 61/4 आया। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप सेम अल्फा बीटा वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा यहाँ आएगा, और ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। देखिए बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, -b/a, ऊपर वाला। और ये किसके बराबर होता है, c/a। ये करने से एक फायदा हुआ, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो देखा जाए तो -b/c बचा।
तो अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो देखिए बी की यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, चाहिए ही नहीं हमें तो। बी की वैल्यू -3 आ रही है। सी की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो -7 आ रही है। तो मुझे तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का बी, यानी कि इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लोगे, ये लीजिए मैंने ले ली, ठीक है, डिवाइड बाई सी -7, यानी कि ऊपर तो 3 हो गया, नीचे -7 हो गया। हमेशा नेगेटिव न्यूमरेटर के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो -3/7 आया। इस केस में अगर आपका आंसर D4 डी है तो करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहते हैं वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज टू। अल्फा बीटा में से ना, हमें मान लीजिए बीटा की अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ये निकालना है। तो एक बात सीधा बताइए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। और एक वैल्यू 2 प्लस बीटा ये हो गया भैया, -b, देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे है 3, तो -3, और ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये 1 हो गया। तो बी 2 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये -5 आ रहा है। अगर आपका भी आंसर -5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर दे रखा है, यानी कि हमें ये जो पोलिनोमियल है ना, एक्स स्केयर प्लस में ए प्लस में 1 एक्स प्लस में बी, इस केस में अगर आप देखो तो ये पहला अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ठीक है, करेक्ट है। तो हमें सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो -b/a होता है। तो 2 और -3 करेंगे, ठीक है। और b की वैल्यू है यहाँ पे a+1, ये लिख देता हूँ, लीजिए a+1। और a की वैल्यू होती है इसका कोफिशिएंट, यानी कि 1 लिख दिया, करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 आ गया। अच्छा, माइनस दोनों तरफ अगर है ना, तो ओबियसली ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1 = a+1 आया। तो a = 1 - 1, यानी कि 0 आया। अगर a की वैल्यू 0 देख, अगले वाले को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें a 0 है। तो इस में केस में आंसर जो है ना, वो हमारा डी हो जाएगा। डन। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे इजी क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि हम, ये तो बहुत बार आता है, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है ना, ये एक्चुअल में y के बराबर होता है, ठीक है। और y जो है x एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है, px 0 निकालते हैं। कितने पॉइंट पे है, ये 3 पॉइंट पे काटता है ना, तो इस केस में आंसर 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो अक्सर बच्चे कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सब्जेक्टिव कह रहे हैं। कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, दो, हमें दे रखा है सम जो है ना, वो 0 दे रखा है, ठीक है जी। और प्रोडक्ट जो दे रखा है ना, वो दे रखा है -3/5। देख, कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, फाइंड द जीरोज ऑल्सो, बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, हमने अल्फा बीटा जीरोज ले लिया, मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा है ना, वो आर जीरोज, अगर वो जीरोज हैं तो हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू देखा जाए तो माइनस बीटा हो गया, करेक्ट। अगर इस केस में आप नोट करें, तो ये जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, ये भी अल्फा इंटू बीटा होता है, ये -3/5 होता है। तो मैं अल्फा की जगह पे अगर ये पुट कर देता हूँ माइनस बीटा और इंटू बीटा, तो ये -3/5 आया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/5 आया। और बीटा जो है ना, वो √3/5 आ जाएगा, करेक्ट। पहले कह रहा था फाइंड द जीरोज, तो एक तो जीरो ये आ गया, ठीक है भैया। दूसरा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा था, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा था, तो ये माइनस का √3/5 आ गया। ये दूसरी जीरो आ गई। आधा क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब ये कह रहा है इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन सॉरी नहीं, पोलिनोमियल, फर्क है, पोलिनोमियल निकालना है। देखिए जो पोलिनोमियल की बात हो रही है ना, वो हमें पता है कि भाई एक्स स्क्र, राइट, माइनस में यहाँ पे होता है सम
और x प्लस में प्रोडक्ट, ये एक पोलिनोमियल है जब सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ दे रखा हो तो क्या करना है, सम तो जीरो है, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट की जगह पे आप देखोगे तो -3/5 है, तो ये लीजिए -3/5 है। तो जो क्वाड्रेटिक, और जनरली इसको अक्सर टीचर आपको समझाता होगा कि भाई ये के लेना होता है क्योंकि के का मल्टीपल आ सकता है, तो ये बेसिकली के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, के कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पोलिनोमियल बन जाएगा x² माइनस में 3/5, और यहाँ पे के कोई भी नंबर है, सो दिस इज आंसर। के कई बच्चे कहते हैं सर नहीं लिखे तो भी ठीक है, बट लिख दो तो ज्यादा बेटर होता है। करेक्ट। अब देखिए इसी चैप्टर में का लास्ट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। पहला क्या क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कहता है जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देखिए ये पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, राइट। इसको क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, अगर मैं 5t कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो ये बन जाएगा 5 माइनस में t, ये h जो है ना इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसकी जीरोज है, ये जीरोज कब बनता है, ये दो पे जीरोज बनाता है, यानी कि जब t जीरो होगा तो जीरो बनेगा, और एक 5 माइनस टी जीरो होगा, तो 5 माइनस टी का मतलब है टी की वैल्यू, ये दो जीरोज आई है। वैसे यहां से भी तो पता लगता है कि x की वैल्यू यहाँ पे दो पे जीरो है, तो t इज इक्वल टू 0,5, ये तो इसका आधा पहले का आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, ये लीजिए डन कर देते हैं। सेकंड में कहता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द, हमें मैक्सिमम हाइट है ना वो किस पॉइंट पे दे रखा है, 5/2 पे, 5/2 पे है ना। तो एक्चुअल में सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, हम ये जो h इज इक्वल टू है ना 5t और 5 माइनस में t, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ टाइम किस पे, 5/2 पे पुट कर रहा हूँ। ये तो कह रहा है इसी पॉइंट t की वैल्यू जो 5/2 है तो भी तो मैक्सिमम हाइट है, अगर मैं पुट करता हूं तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 5, टी की जगह मैंने 5/2 रखा, 5 माइनस में 5/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। ये वाला अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रेक बोर्ड मास रूल कहता है ये तो अंदर से 5/2 ही आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया 25/2, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आ गया 125/4, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। क्लियर। अब एक पार्ट और बचा वो भी कर लेते हैं। कहते हैं कि ये दो नंबर में कहते हैं आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टू, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए भैया। ये कहते हैं 30 मीटर हाइट, तो बेसिकली करना क्या है, ये जो है ना क्वाड्रेटिक, इसको मैं यहाँ पे थर्ड वाले को कर देता हूँ, जगह है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक को मैं 30 हाइट के बराबर रख लिया कि 30 कहाँ से आया, क्योंकि दे रखा है एच की वैल्यू 30। चलिए तो इन सबको वहां ले जाता हूँ, 5t² ठीक है, माइनस का 25t और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअल में जगह की वजह से मैं इस तरह से कर देता हूँ डन। अगर आप देखो तो 5t कॉमन ले लेते हैं, या 5t से क्या डिवाइड ही कर देते हैं ना, सबसे अच्छा है कि डिवाइड से। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, डिवाइड बाई 5, तो ये बन जाएगा t² माइनस में 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं मिडल टर्म से, तो माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, दो बने भैया, एक बना t-3 अगर t कॉमन लूंगा, और एक बना t-2। लेकिन जब मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो दो वैल्यू आई 2,3। कई बच्चे कहते हैं सर दो क्यों आ रही, कौन सी करेक्ट होगी। देखिए जब t2 होगा ना तो इसकी हाइट 30 होगी, हाइट यहाँ पे भी 30 होगी जब ये t3 होगा, यानी कि दो इसलिए आ रहे, t3 है तो यहाँ पे भी, और t2 है यहाँ पे भी, हाइट तो देखा जाए तो दोनों की सेम है ना। लेकिन ये कह रहा है हाइट 30 कब मिलेगी, जब टाइम 2 होगा, इस केस में t इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, पांच छह ही क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बहुत बार आता है, कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो के निकालो। पहला काम है आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन है ना वो तभी पॉसिबल होते हैं जब एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, और उसकी कंडीशन जो है ना वो होती है A1/A2, कंडीशन पता होने की बेसिकली, तो B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर होंगे।
तो पहले तो इसमें काम की चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप याद रखना, एक इक्वल टू जीरो है ना, इसमें भी इक्वल टू जीरो करना है। ये लीजिए इसको, वैसे बाई चांस इसमें दे रखा है इक्वल टू जीरो, तो लफड़े की जरूरत है ही नहीं। अब कर लेते हैं। अब क्या करना है, कंडीशन में लगाते हैं A1/E2 यानी कि 3/6 करोगे, ये लीजिए भैया। B1/BT, यहाँ -1 होगा, ध्यान में रखना, साइन में गलती मत करना। और यहाँ माइनस का के है। अगर आप ये देखोगे तो यहीं से आ जाएगा ना, तो ये आपको तो के निकालना था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के इज इक्वल टू आ गया 2। अगर आपका भी आंसर यहाँ पे बी फॉर ब्रेवो है, बिल्कुल ठीक है। ये इजी क्वेश्चन देखो, 2024 में आया हुआ है ये। 16 क्वेश्चन देखो, पहले तो इनकंसिस्टेंट कह रहे हैं ना, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग बताता हूँ। इस इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इसका दूसरा नाम है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, याद रखना। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि भाई A1/A2 बराबर होगा B1/B2, बट नॉट इक्वल टू C1 से। तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए बस। चलो करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिख ली मैंने, एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 3। अच्छा, अगर इस 3 को एक काम करते हैं ना, इसमें इक्वल टू जीरो है ना, इस 3 को भी यहाँ ले आते हैं, -3 इक्वल टू जीरो बनाना है दोनों में, तब कार्रवाई करना। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी है 5x प्लस में ky प्लस में 7 इक्वल टू जीरो। ये ध्यान में रखना, बच्चे गलती ये करते हैं, इक्वल टू जीरो दोनों। अब कर लेते हैं। अब क्या है, A1 A2 ढूंढते हैं। A1 A2 जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 तो होता है ना, यानी कि 1/5 लिख देता हूं भैया। A1/A2 1/5। B1 है मेरा 2, ये लीजिए। और B2 है मेरा यहाँ पे K। चलिए इन्हीं से ले लो ना, काम बन जाए, हमें तो K निकालना था ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, K इक्वल टू आ गया 2 × 5। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली करेक्ट है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बस स्टेटमेंट थोड़े से ध्यान में रखना, आप चेंज होती रहती है। वेल, देखिए, इसमें भी कहते हैं के निकालो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आपको काम की चीज मैंने ये बताई है, पहले तो इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लो भैया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है ना, यहाँ पे के प्लस 1x है, ठीक है जी, प्लस में 2k माइनस वाई है। अच्छा, अब आपको एक ध्यान में रखना है, इक्वल टू के इसके भी इधर है और इसके भी इधर है, तो कोई जीरो बनाने की जरूरत नहीं, बस एज इट इज रखो, दोनों एक तरफ होने चाहिए। कहता है कि के निकालो अगर हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो रिपीट हुआ, 24 में भी था ये। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, और ये कब होते हैं, जब ये ओवरलैप करे। ओवरलैप कब होते हैं, जब ये तीनों बराबर होती हैं। A1 यहाँ पे कितने, 2/k+1, ये लीजिए भैया, 2/k+1 बराबर है 3/2k-1, 3/2k-1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 2k-1, और 3 जाएगा तो 3 × k+1। इसी से काम चल जाएगा। कई बच्चे के सर आपने आगे वाला नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है, इसी से काम चल रहा है ना। 2 × 2 = 4k-2, यहाँ पे 3k+3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखना। डन। 4k 3k, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 4k-3k, -2 को वहां ले जाता हूँ, 3 प्लस में 2 5, k की वैल्यू 5 थी। हमसे ये, अच्छा ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था भैया, तो k का ये स्टेप मायने रखते हैं, ध्यान में रखना। k की वैल्यू है हमारा 5 है यहाँ पे। ये C1 C2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, दोनों से आंसर 5 ही आएगा, आपको दिक्कत नहीं करनी। राइट। 17 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है एक फ्रैक्शन बिकम्स, 3 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ढंग से रखना। करने का तरीका बताता हूँ। फाइंड फ्रैक्शन है ना, बिना टाइम वेस्ट किए मान लीजिए, लेट न्यूमरेटर है ना, वो मैंने माना है भैया x, ठीक है जी। डिनोमिनेटर को मैंने माना है y। आपको आई ची नहीं आई, ये तो आपको, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, उस केस में फ्रैक्शन जो है ना, वो आपका हो जाएगा x/y। यही होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। फिर ये क्या कह रहा है, कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ये भैया अगर यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 82 की क्वेश्चन या
कहते हैं न्यूमरेटर से 2 माइनस कर देते हैं, एक्स में से 2 माइनस कर देते हैं, वाई को नहीं छिड़ रहा, तो ये 1/3 बन जाता है। ये लो भैया, पहली इक्वेशन तो यही बन गई। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3x - 6 और ये वाई को यहाँ ले आता हूँ 3x - y और ये =6, यानी कि मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, मैं -6 को यहाँ लेके आया हूँ। नहीं लाते तो भी ठीक था, लेकिन बेटर रहता है। आपको फिर मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखा लिखने का तरीका देख लीजिए, आपके लेंथ ही होती है आपके आंसर शीट, तो मैं कैसे कर रहा हूँ। कहता है कि व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, भैया ये है डिनोमिनेटर, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ, तो कहता है कि भैया 1 इज सब्ट्रैक्ट, 1/2 बन जाता है। ये लो जी 1/2 बन गया। अगेन एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 2x = y - 1, वाई को यहाँ ले आइए =-1, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको बेसिकली ये तीन इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो आपको फायदा पहुंचाएगी। अब देखिए वाई तो भैया दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ऊपर नीचे लिख देते हैं। 3x - y = 6, 2x - y = -1, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3x में से x बचा, यहाँ 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, 6 + 1 7 होगी। यहाँ पे पुट कर देते हैं, सब्जेक्टिव है, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें, तो 3 × 7 माइनस में y = 6, ये हो गया 21 - y = 6, वाई को वहां ले जाओ ना, 21 - 6 = y, वाई यहाँ पे 15 आ गया। एक चीज ध्यान में रखना आप, ये फ्रैक्शन निकालना है तो आप एंड में फ्रैक्शन लिखना, ये नहीं कि एक्स वाई छोड़ दोगे, फ्रैक्शन x/y है ना, तो x मेरा कितना है 7 और ये है 15। फिर ये क्वेश्चन खुद चेक हो जाते हैं, कैसे चेक हो जाते हैं, देखिए 2 माइनस करने पे 1/3 बन रहा है, बिल्कुल है, 2 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 5/15 1/3 बन रहा है ना। तो ये क्रॉस चेक भी कर लेना कि आपने सही करा है या नहीं। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कहता है ये बहुत बार आया, ये इसमें भी था और चांसेस इसके बहुत हैं। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देखिए अगर आप कभी अटक जाओ ना, एक सीधी सी बात बताऊं आपको, 7 2 कोई भी नंबर है ना, इसको वंस प्लेस कहते हैं और इसको टेंस प्लेस कहते हैं, तो इनको अज्यूम कर लो। लेट वंस प्लेस डिजिट लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में है भैया, ध्यान रखना। एक वन प्लेस को एक्स माना और टेंस प्लेस डिजिट, ये लिख लीजिए 10 प्लेस डिजिट, इसको मैंने ले लिया भैया वाई। पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट इज 8, दोनों का सम 8 है, पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि नंबर तो बनाए नहीं, नंबर बनाते भैया, नंबर कैसे बनाते हैं आपको याद दिलाता हूँ। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया। रिवर्स करें, अगर मैं रिवर्स डिजिट कर दूं और फिर मैं नंबर बनाऊं, तो ये बन जाएगा टेंस प्लेस, यानी कि 72 का 27 रिवर्स होता है ना। खैर ये तो एग्जाम्पल था, इसमें 10 मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब एक लाइन लिखी है इसने कि दोनों का डिफरेंस है ना वो 18 है, ये ध्यान में रखना। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप लफड़ा होगा, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं तुम्हें। डिफरेंस 18 है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डिफरेंस तो बड़ा माइनस छोटा होता है ना, तो हमें पता ही नहीं ना कौन सा बड़ा, मैं इसको ले लेता हूँ चलो। देखिए अब डिफरेंस 18 है ना, तो कोई भी नंबर लिख लेते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, मान लीजिए 10x + में y, ये नंबर माइनस में 10y + x। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने वो वाला क्यों नहीं लिखा, डिफरेंस में से तो बड़ा नंबर आना चाहिए, लेकिन दोनों करके देख लीजिए, करेक्ट आंसर आएगा। 10x में से एक x माइनस करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, ये प्लस का y और माइनस का 10y, 18 आया। ठीक है, 9x - 9y, ये भी 18 आ गया, x - y क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से मैंने डिवाइड करा है, डिवाइड बोथ साइड बाई 9, टाइम हो तो लिख देना, नहीं तो जरूरत नहीं है लिखना, ठीक रहता है। ये दूसरी इक्वेशन होगी।
पहली और दूसरी के नीचे लिख दो, ये लो भैया सीधा ही लिख दिया, काम खत्म। दोनों से कैंसल, 2x इज ऐड करा है यहाँ पे मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं करा, ध्यान में रखना, 10 आया, x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट इक्वेशन और इसमें रखा तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, y आ जाएगा 3। ठीक है, नंबर लिखता हूं भैया, नंबर क्या आ गया, कहता है कि टेंस प्लेस पे y आएगा 35। ठीक है जी, और रिवर्स वाला भी लिख दो, गड़बड़ नहीं, रिवर्स नंबर करोगे तो 53 आएगा। आई थिंक इतना कर दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये इसका वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दो स्कूल है, ठीक है, इसने साफ साफ दे रखा है हॉकी वाले बच्चे को, लिख देता हूं, इन केस ऑफ हॉकी ना, बच्चे को मिलेंगे ₹X पर स्टूडेंट। ठीक है भैया, पर स्टूडेंट मिल जाएगा। और क्रिकेट अगर वो बच्चा खेलता है तो उसको मिलेगा ₹Y पर स्टूडेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने का हैंडराइटिंग मैटर करती है, तो ये मैं इस तरह से लिख देता हूँ, Y पर स्टूडेंट। ठीक है, अब एक लाइन कह रहा है, कहता है कि पहला जो स्कूल है ना, पी डिसाइडेड, उसने पांच, पहले जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हॉकी, तो पहले 5 हॉकी के बच्चे हैं, 4 क्रिकेट के, तो पहली इक्वेशन यहाँ पे बन रही है 5, इसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको फर्स्ट का, 5x प्लस में 4y, और इन दोनों को सम 9500 है, यानी कि ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा स्कूल है ना, वो भैया 7370 दे रहा है, कितने बच्चों को, 4x और 3y को, तो 4x प्लस में 3y, 4 बच्चे उसके ना, और ये हो गया 7370। पहले का तो आंसर आ गया है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था ना कि भैया सिर्फ इंफॉर्मेशन को एल्जेब्रिक लोगो लिख दिया। सेकंड में कहता है अमाउंट फॉर हॉकी एक्स और वाई निकालना है, निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए सेकंड में दोनों निकाल लेते हैं भैया, सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ठीक है, इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, पहले इसको 4 से कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 12y, और ये 4 × 7 3 7 0 लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा ना, तो भैया यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 15x प्लस 12y, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9500, माइनस कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। देखिए अगर मैं माइनस करता हूँ तीनों को तो भैया ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से x आया, अगर यहाँ से x आ गया तो बिल्कुल ठीक है। देखिए दूसरा क्या, इसको सिंप्लीफाई करा मैंने, रफ वर्क उधर ही कर लेना जहां पे आपका रफ यहाँ पे दे रखा हो, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाता है 29480, और ये माइनस करने पे आ जाता है 28500। एक्स की वैल्यू भैया 980 आया। ठीक है, अगर ये 980 मैं पुट कर देता हूं किसमें, इक्वेशन 1 में कर लो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है मेरी ये वाली। ठीक है, यानी कि 5 × 980 प्लस में 4y इज इक्वल टू 9500, और 4y यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9500 में से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 4900 आया, तो ये 40, देखो 9500 और 49 करा तो 00, और यहाँ पे अगर हम करेंगे 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से करा 4 करेंगे तो 4600 आ गया, 4600। वाई यहाँ पे आ जाएगा 46 डिवाइड बाई 4, तो कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, और ये 2 बचेगा, 4 5, ये अमाउंट आ गया, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई। डन। हमसे पूछा था व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर हॉकी, हॉकी का मैंने माना है एक्स, तो एक्स हो, इसका आंसर हो जाएगा 980।
प्राइज मनी, विच गेम इज मोर, भैया ओबियसली वाई का मोर आ रहा है, वाई क्या है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे आंसर है क्रिकेट लिख दिया। ठीक है। एंड हाउ मच, इन दोनों में डिफरेंस ले लो, यानी कि 1150 माइनस में, अगर मैं 980 मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो देखिए ये जो आंसर आएगा ना, 0, 15 में से 8 गया, यहाँ पे आ जाएगा 7, और 10 में से 170 का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, ये और निकाल देते हैं, ये कह रहे हैं टोटल निकालो। भैया 2x + 2y कह रहा है ना, तो इसका आंसर है, तो 2 कॉमन ले लो, x + y, एक्स प्लस ऐड कर दो, 980 प्लस में 1150, अगर इसको ऐड कर देते हो तो आता है 2130 आता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 062। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड में आए हैं और जिनके चांसेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अंडरलाइन कर रहा है इक्वल रूट पे, और इक्वल रूट की कंडीशन अगर आपको याद है उसमें डी जीरो होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4, वो जीरो होगा। तो b² इक्वल टू क्या होगा, 4ac। हमें क्या निकालना है, c निकालना है ना, तो c को एक तरफ रखो, इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि b² / 4a ये c के बराबर होगा। तो b²/4a, यानी कि इस केस में आंसर ये है। ये तो मेरा मानना है बच्चों ने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ये 2 मार्क्स में है, एमसीक्यू नहीं है। देखिए, हमें सोल्व करना है। मैं ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। जैसे मैंने इसको कंपेयर करा, तो कंपेयर करने का क्या मतलब है कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया, a की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू माइनस, ये ध्यान में रखना है, साइन का बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो पहले तो कंपेयर करा, फिर मुझे सोल्व करने का मतलब देखा जाता है, तो x निकालना होता है देखा जाए, ठीक है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, मजेदार है, बड़ा आसान डिस्क्रिमिनेंट आया। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² - 4ac, बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी। आपको अगर देखा जाए तो आपको क्लिक नहीं कर गया कि ये दोनों तो भैया कैंसिल हो रहे हैं, 4b डी आ गया, और मजेदार हो गया, इजी हो गया। मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि जब ये डी आ गया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन आपको काबू में आ गया। कैसे, इसको आपने इस फार्मूले में पुट करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसको। बी की वैल्यू माइनस, साइन का ध्यान में रखना, और इस डी की जगह पे 4b², ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, और ये बाहर आके 2b बन गया। आप भी एग्री करो भाई, कैसे बनेगा, 4b² को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। अब एक बार ले ले, 2 से 2 काट मत देना, जनरली बच्चे काटते हैं, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब ये काटना कॉमन लेके, तो a + b, एक रूट है, a - b, दोनों लिखने पड़ेंगे, आपको ध्यान में रखना। 23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। कहता है सोल्व करना है एक्स के लिए, कभी भी रूट आए इसको एक तरफ ले लो, करना क्या है, इस एक्स को वहां भेज दो, ठीक है। रूट हटाने का मकसद तरीका होता है स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, बस इसमें यही करना था, जो ट्रिक था ना वो यही था। जब मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा ना, तो डेफिनेटली रूट हट जाएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये रूट हटने के बाद में ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो मैंने जैसे ही ये रूट कैंसिल करा, और अगले स्टेप में मैंने लिख के, और यहाँ पे लिख दिया 2x + 9, 13 का स्क्वायर, a², b² और 2ab, ठीक है। तो ये 2ab करूंगा ना, तो भैया ये 2 × 13 26 हो जाएगा, करेक्ट। अब एक तरफ ले लेते हैं सबको, इन सबको, ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को ना मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ये लो ले गया। इससे क्या फायदा हुआ, ये उधर चला जाएगा तो -2x हुआ, +9 यहाँ आया तो -9 हुआ। तो x² मैंने इसको रीराइट इस तरह से लिख लिया, 26 में से 2 माइनस किया, दोनों माइनस के हैं। और ये देखते ही तो साफ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी उससे जरूरत है मिडिल टर्म से, ऐसे दो नंबर जिनका सम ये हो, प्रोडक्ट ये हो, 20 और 8 है। अब आपके क्वेश्चन काबू में आ गया, आपको लग रहा है
फिर इनमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले में तो x कॉमन है, बिल्कुल ठीक है भैया, लीजिए x कॉमन, हटा देता हूं मैं इसको। x कॉमन है तो दूसरे वाले में अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, माइनस का 8 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 20 बचेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम ले लिया। यहाँ से x बचा, यहाँ से -8 बचा, और दोनों जीरो हैं तो इधर दिस ब्रैकेट विल बिकम जीरो और दिस, तो x की दो वैल्यू आई। अब एक चीज सिंपल सा फंडा सुनिए, इन दोनों में से ये x की वैल्यू 8 आई, राइट, और ये दो आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, करेक्ट। हमसे सोल्व फॉर x करना था तो आंसर आ गया। 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 2020 में आ चुका है, 22 में। आपको क्वाड्रेटिक नहीं बना रखी, मजेदार चीज ये है, तो पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अलग से एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाऊंगा पहले, ये लीजिए मैंने क्या करा देखिए, मैंने इसमें इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एग्री। अब ये दोनों करने के बाद मैंने p मल्टीप्लाई करा अंदर यहाँ पे, ठीक है। सर क्यों करा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है। p अंदर मल्टीप्लाई किया तो p इंटू एक्स स्क्र हो जाएगा, p इंटू ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6px ये हो जाएगा 8p। सिमिलरली ये, अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको क्लब करूंगा, एक्स स्क्र और 2। अगर मैं इन दोनों को बाहर ले लेता हूं, ये लीजिए भाई, बाहर ले लिया था मैंने, इसको बाहर ले लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको मतलब एक साथ ले लिया, तो एक साथ लेने से एक्स स्क्र कॉमन आ गया, p+1 बचा। इन दोनों में से -6p और -2 में x कॉमन लिया, तो ये हो गया माइनस का 6p, और यहां से हो जाएगा, माइनस बाहर है तो प्लस का 2, और ये x आ गया, एग्री। और यहाँ से 8+1। अब देखिए कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये याद है आपको, एक क्वाड्रेटिक a² प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो से। a की वैल्यू p+1, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू c, तो कांस्टेंट टर्म है। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसने लिखा है कि रियल और इक्वल है। इक्वल रूट की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट जीरो, जीरो होता है ना। अब ये जो जीरो है ना, ये b² माइनस 4ac जीरो है, और b² 4ac की वैल्यू पुट करी, क्या करा है मैंने, b की वैल्यू यहां रही -6p+2, a की वैल्यू यहां रही p+1, देखो a की वैल्यू यहां पे रखी है p+1, c की वैल्यू ये रही 8p+1, ये रही। अब मैं इनको करने वाला हूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है मेरी, देखिए ध्यान से, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इनको करा तो ये भी बन गया। यहाँ पे 36p² है, यहाँ पे 32p² है, माइनस का 4 प्लस का 4 बचा। यहाँ 24p है, ये माइनस का 36 है, माइनस का 12, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, प्लस का 4 माइनस का 4। इनमें 4p कॉमन ले ले, p-3, तो p, या तो p जीरो होगा तो ये जीरो बन सकता है, या p-3, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, p इज इक्वल टू जीरो भी सोल्यूशन होगा और p इज इक्वल टू 3 भी सोल्यूशन होगा। कई बच्चे के सर p जीरो होगा तो यहाँ इसको जीरो बना देगा, लेकिन ये बचता है ना, इसमें भी तो इक्वल रूट्स हैं, तो इस केस में दोनों आंसर होंगे, यानी कि p की वैल्यू 0,3 बोथ आर करेक्ट, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है। ये तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत बार आती है, इसमें 3 नंबर में पूछी थी। 480 डिस, यहाँ पे जो फार्मूला लगता है ना, वो ये फार्मूला है, किसी को भूल गए हो तो याद लेता हूँ, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है। मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो करने क्या वाले हैं, जो चीज निकालनी है ना, उसको पहले एक्स वाई ले लो। कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, जो निकालना है उसको ले लो। मैंने लिया लेट ओरिजिनल स्पीड भी एक्स। अब ये कहता है कि स्पीड को कम कर दें, तो ये भैया x-8 कर दिया। क्वेश्चन के स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो अगर स्पीड को कम कर देते, मैंने एक x-8 किलोमीटर पर आवर कर दिया, कहता है 3 घंटे ज्यादा लगेगा, टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो टाइम है ना, कौन से वाला टाइम, न्यू टाइम जो आएगा, और ओल्ड टाइम का डिफरेंस 3 है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
इनका डिफरेंस 3 के बराबर दे रखा है। 480 कॉमन ले लिया, 1/x-8 और 1 ये बचा। x और x-8 में से मैंने दोनों का एलसीएम का मतलब है कुछ नहीं करना, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये x वहां चला जाएगा, ठीक है जी। x-8 यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये प्लस का 8 बन गया। क्या इनको कैंसिल कर दो? बिल्कुल कैंसिल कर देता हूँ, 8 बचा। ये रिड्यूस होके इस तरह की इक्वेशन बन गई, यानी कि ऊपर तो बचा 8, 480 को 8 से करा, और यहाँ पे 3 है। अब ये 3 से और 480 से कट कर सकता हूं मैं इसको, और आसान बन जाएगा। कैसे कट करेंगे? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, मैं वहां पे डिवाइड में भेज देता हूँ। डिवाइड में भेज दिया तो भैया ये 160 इंटू 8 बना, और कुल मिला के इस तरह का क्वाड्रेटिक बना। अब देखिए अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं सर ये क्वाड्रेटिक को सोल्व करना बड़ा दिक्कत है। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला कब काम आएगा? यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो। जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला ना, b² - 4 b की वैल्यू -8 है, ठीक है भैया। 4 a c, इसको सोल्व करा तो मैंने 5184 बना। देखिए d की वैल्यू 5184 है ना, ये आपको लॉन्ग डिवीजन आता है तो आपका टाइम बच जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना होता है अगर आप नोट करो, ये होता है 7 7 जा 84, यानी कि 7 7 जा 49 हो गया। और यहाँ पे 2 बचा, और 84, और ये 7 अगर ये आपको आता है तो 72 साफ पता लग रहा है इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। देखो मैंने क्या करा, इसमें 72 जो है वो निकाल के पुट करा है। ये जो 5184 है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले में, इसकी जगह पे 72 रख रहा। एक बार 2 कॉमन ले लिया। अब ये देख लीजिए कैसे कर रहा हूं मैं। उसे तो एक बार 4 प्लस में 30। अच्छा, कई बच्चे का सर अपने माइनस वाला, भाई माइनस में स्पीड नहीं होती है, ठीक है, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं अच्छा है क्वाड्रेटिक का, मैं दोनों वेरिएबल ले लेता हूं टाइप समझाने के लिए। हमें दो चीज पूछ रहा है। कहता है कि भैया ये बताओ लेंथ कितनी है उस पीस की, और उसका रेट कितना, ओरिजिनल रेट। तो कभी अटक जाओ तो क्वेश्चन में ये तो लिख ही देना कि ओरिजिनल लेंथ है x है, रेट है y। ले लो। एक बच्चा कह रहे सर ये तो डबल वेरिएबल है भैया, बाद में सिंगल कर लेंगे, एक चलने दो। फिर मैंने क्या करा, इसमें लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भैया टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू रेट 200। तो यानी कि x इंटू वाई मेरा 200 आ गया। ये जो है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ये काम की है, करेक्ट। अब कहता है अगर 5 मीटर लॉन्गर कर दें, ठीक है भैया, और रेट को 2 कम कर दें, तो लेंथ हो जाएगी x+5, और रेट हो जाएगा y-2। अब सुनना ये क्या कह रहा है। कहता है कि 200 का 200 रहेगा टोटल कॉस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो सेम एक्स वाई के बराबर ही आएगा, कहता है। तो एक्स वाई के बराबर आने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई कर दिया एक्स, तो ये जो एक्स वाई आया ना, और ये 200 ये सेम है, तो ये 200 एक्स वाई के बराबर आएगा। तो ये देखा जाए तो एक्स वाई तो है, तो इनको मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्या? यहां से मुझे इस तरह की इक्वेशन मिल गई, ये देखो मैंने यहाँ कैंसिल करा है, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इक्वेशन ये बन गई टू। अब आप बोलो सर ये तो लीनियर इक्वेशन लग रही है, नहीं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से मैं एक वेरिएबल को हटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दो ही तो हैं ये चीजें, ये दो इक्वेशन काम की है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जहां जहां पे y है ना, उसको y, यानी कि ये y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 200/x, वो मैंने रख दिया, करा। इसको फिर एलसीएम लिया। एलसीएम 1 और x का तो भैया x होता है। ऊपर वाले को सिंपलीफाई किया, x यहाँ चला गया, माइनस का 2x, और ये 1000। इस x को वहां भेज देता हूँ, भेज सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 10x बन गया। अब मैं इसको एक क्वाड्रेटिक बना देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं क्वाड्रेटिक का चैप्टर है, इसको क्वाड्रेटिक बनाया। ये पहले मैंने क्या करा, इसको जीरो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ये सारे वहां पॉजिटिव बन गए, ये वहां जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा।
इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड बाई 2, करेक्ट। 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर ये। अब इसका मुझे निकालना है फैक्टर, तो भैया आई प्रेफर क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला। जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस सिंप्लीफाई करने पर 2025 आया। आप भी एग्री करोगे 2025 तो भैया किसका है, 25 का ही है। तो 25 का है तो इसको यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूले में माइनस बी और इस डी की जगह पे 2025 रखा, और यहाँ पे सॉरी 45 आया, 45 का ए स्क्वायर। तो एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार माइनस। प्लस लिया तो आंसर आया 20, माइनस लिया तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकती एक्स की वैल्यू। फिर ये कह रहा है कि भैया रेट भी निकालो, तो एक्स 20 है, वाई 10 है, ये दो वैल्यू आंसर होगा। ध्यान में रखना, इसमें दोनों के वैल्यू निकालने हैं। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत बार आता है, ये 17 में अभी आया था, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाओ, बना लिया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर। एलसीएम का मतलब है कि भैया कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये x माइनस 5 यहाँ चला जाएगा, और ये 2x-3 यहाँ चला जाएगा, तो -5 और -3 करोगे तो -8 हो गया। माइनस यानी कि इस तरह का बन गया ये फिक्स पैटर्न है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आ गया भैया, यानी कि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसका, तो 10 × 2 करके देख लेते हैं। यानी ये लिख देता हूं मैं, 10 × 2 करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 20, राइट। और 10 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 130, और 10 अंदर जाएगा तो 150, 9 अंदर जाएगा तो 27, 9 यहाँ जाएगा तो माइनस का 27। फिर आपने नोट करा, मैंने एक्स वाली एक तरफ ही ले ली, 27 यहाँ आएगा तो माइनस का हो गया, -72 प्लस का हो गया। आपने देखा ये तो 20x² है, ये माइनस का 157x बना। अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल, इस क्वेश्चन में आप खुद बताओ क्या कोई मिडिल टर्म से कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करा भैया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला सबसे पहले। जब मैंने डी निकाला तो 6889 आया। अब थोड़े जान में जान आई, ये जो 6889 है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वापस कह रहा हूँ, क्या कहता है, 8 8 जा 64, ठीक है, इस तरह से निकाला। 83 है इसका स्क्वायर रूट। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये मैंने करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है माइनस का बी प्लस माइनस में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, यहाँ पे 2a होता है। एक बार प्लस ले लिया, 60 आया। एक बार माइनस, अच्छा दोनों आंसर होंगे, ये ध्यान में रखना, कई बच्चे इसको फ्रैक्शन वाले को नहीं लेते। 60 एक्स की वैल्यू और दूसरी वैल्यू है 37/20, ये दोनों करेक्ट है। अब हमें एक्स पूछा था तो दोनों वैल्यू करेक्ट मानी जाएंगी। आप क्रॉस चेक करके पुट करके भी तो देख लो ना, जीरो आना चाहिए पुट करने पर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, nth टर्म गिवन है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है। देखिए ये तो आसान है, आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 और a प्लस में n, ठीक है, एल का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। तो मुझे दे रखा है ए, और इसमें मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, जो 2093 दे रखा है ना, इस फार्मूले में ए की वैल्यू रख दूंगा, यानी कि 7, और एन की वैल्यू रख दूंगा 84, और यहाँ से आराम से निकल जाएगा एन, यानी कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास ये चीज आ गई, राइट, 91। टू, अच्छा अब देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से सम 91 आया। अब 91 से डिवाइड करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा। एक सिंपल सा फंडा बताना कि ये 91 से किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3i,
तो यहाँ पे 3 चाहिए ना, तो ऑप्शन सी है उसमें ही पॉसिबिलिटी है। यानी कि आप ऑप्शन पे नजर डालोगे तो 91 को 23 से मैं करूंगा तो काम बन जाएगा। यानी कि इसको करके देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, वो भी ठीक है। और डिवाइड नहीं हो रहा तो इस तरह से भी करके देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 2093। आई थिंक अगर आपका आंसर यहाँ पे 23 तो करेक्ट है। ये देखिए, पहले आप कर लीजिए। तो इसमें भी क्या करना है हमें, ये बताना विच टर्म इज 16 ना। तो ये तो मेरे हिसाब से ए एन दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस में ये ध्यान में रखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, तो इसमें नेगेटिव साइन का ध्यान में रखना है। ज्यादातर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा डी जो है वो 3 आया। फिर तो इसको nth टर्म ले लेता हूँ, और इसको nth टर्म ले लूं मैं, तो मेरा आसान है कि nth टर्म क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन डी होता है ना। a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, ये -29 को वहां भेज दिया, प्लस का हो गया, यानी कि ये 45 आ गया। अगर ये 45 आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड करेंगे 15 आ गया, n-1 यानी कि n16 आया। अगर आपका आंसर यहाँ पे बी है तो करेक्ट है। 30th क्वेश्चन में भी कहते हैं विच टर्म इज दिस वन। तो इसमें मेरा मानना है ये है हमारा सब्जेक्टिव। ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का तरीका है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। ये मेरी सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और मेरा ये आ गया डी। अगर ए और डी आ जाता है ना, तो देखिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर तो करना क्या है, इसको ले लीजिए nth टर्म, ये डी आ गया ना। nth टर्म 49/2 है, ये ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, अच्छा सब में टू है। तो अगर मैं इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टू, सर क्या होगा इससे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आसान हो गया ना। -11 को मैं वहां भेज देता हूँ, प्लस का 60 आ गया। फिर 5 को वहां ट्रांसपोज कर देता हूँ 12। n-1 अगर 12 आ गया तो n 13 है। अगर आपका भी आंसर 13 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। हमसे कह रहा है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n। तो एक काम करते हैं ना, मैं इसको इक्वेशन को जो दे रखा है ना वो लिख लेता हूँ। यानी कि मुझे क्या दे रखा है, एस एम दे रखा है n के बराबर, ये लिख दिया। और ये भी दे रखा है nth टर्म का सम m के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए प्रूव करने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई मुझे, यानी कि ये मुझे ये निकालना था ना, अगर मुझे एस एम एन का फार्मूला ये वैल्यू मिल जाए तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, मतलब ये फार्मूला निकल जाएगा। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, m+n-2 ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन बनेगी ना फर्स्ट वाले में से, इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में माइनस कर दूंगा। सर कैसे, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, मैंने क्या करने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या करा, 2 को वहां भेज दिया, 2n बन गया। और ये मेरा m अंदर मल्टीप्लाई करा ना, 2am बन गया। m अंदर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो m-1d बना। सिमिलरली ये जो 2 था ना, ये मैंने यहाँ भेज दिया, 2m बन गया। और ये जो n था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 2an बन गया। मुझे यहाँ पे चाहिए m+n-1। ये m और ये n, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। ये 2am में से 2an माइनस करा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें से d कॉमन अगर मैं ले लूं तो m इंटू एम माइनस वन और n इंटू एन माइनस वन, ये कर दिया। इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से तो 2a कॉमन आ गया तो ये -1 है, ये बन गया m स्क्र माइनस एम। यहाँ से क्या बनेगा, n स्क्र प्लस एन। आपने ध्यान दिया ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है, और ये भी आइडेंटिटी बन रही है। और इसमें से -2 कॉमन ले लूं, माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ कि m-n बनाना है ना। m-n, m-n
अगर मैं m-n से डिवाइड कर देता हूँ, ये चीज 2a बचेगी। इनमें से भी ये जो है ना, अगर आप नोट करो, m-n और m+n होता है, ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं? ये बाहर चलेगी तो m+n बचा, ये बाहर चला गया, -n बचा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 2a + m-1d की वैल्यू -d आई, यानी कि ये जो 2a + m-1 है ना, इसकी वैल्यू -2 आई। यही तो हमारा काम था। ये अगर -2 आ गया तो मुझे करना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसकी जगह पे -2 रखूंगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हुआ, आंसर मेरा ये प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में वैसा ही है, mth टर्म दे रखी है 1/m, nth टर्म 1/m दे रखी है। करेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, एग्री। अब मुझे ये दो इक्वेशन मिल गई। अगर मुझे mnth टर्म चाहिए ना, तो ए और डी मिल जाए तो काम मिल जाए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर याद है ना? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करने वाला हूं। ये जो n है ना, ये n मैंने यहाँ पे 1/n और ये 1/m है ना, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस करी तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां से d कॉमन ले लूंगा तो आप नोट करना, ये -1 +n कैंसिल हुआ, m-n बचा यहाँ से। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो m यहाँ आ जाएगा, n यहाँ से आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो ये दोनों अगर कैंसिल हो जाते हैं तो मेरे पास जो बचा ना, वो d बचा। d क्या आ जाएगा? 1/1 + mn, डी आ गया। इस d की वैल्यू में, ये जो d की वैल्यू आई ना, ये मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो बात बन जाएगा, मेरे पास a आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन 1 में मैं पुट करने वाला हूं। जब मैंने इक्वेशन 1 में ये पुट करा, तो देखिए, जहां जहां d था ना, वो 1/mn पुट करा। इस पूरे को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, और यहाँ पे ट्रांसपोज करा तो एलसीएम आ गया mn। m मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर माइनस से कैंसिल हो गया। ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, और मुझे जो काम प्रूव करना था, काम बन गया। हमें कहना था कि शो करो mnth टर्म 1 है। तो आप एग्री करोगे, जो mnth टर्म है ना, कैसे निकालेंगे? mnth टर्म निकालने का तरीका है, a प्लस में m-1d। a की वैल्यू रख दी, ये d की वैल्यू रख दी, ये। इसको जब मैंने सिंपलीफाई किया तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 20। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना था, कहते हैं सम ऑफ 4 कंजुगेटिव टर्म्स। ये आपको याद रखना भैया, 4 कंजुगेटिव टर्म्स है ना, वो आप कौन सी लोगे, सम दे रखा है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली लेनी होगी आपको, एग्री। a-d, ये आपको आइडिया होना चाहिए। एक बच्चा बोला, सर ये अगर मैं ले लूंगा तो a+d, a+2d, इसमें दिक्कत आएगी कि आप अटक जाओगे। तो सम, नहीं नहीं, यहाँ पे सम करूंगा ना इनका, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा। भाई मैंने क्या करा, इनका सम 32 दे रखा है, और यहां से सम करने से एक चीज तो आपने देखी होगी, ये माइनस का 3d प्लस का 3d माइनस का d प्लस का d, 4a32, ए आ गया 8, ए 8 आ गया। फिर क्या करना है? फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इस केस में मुझे रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, इस वाले का और इसका दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो है। ये तो आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये लीजिए अप्लाई कर दी। जब आइडेंटिटी अप्लाई करी तो ये बन गया ए स्क्र -9d²। ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है 8, तो इसकी जगह पे मैंने 8 रखा, 8 स्क्वायर। ये भी 8 दे रखा है, 8 स्क्वायर 64। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना, तो मेरे पास ये
मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 × 64 960, 15 × 9 135, 7 × 64 448, 7 ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको वहां ले चलते हैं। प्लस का हो गया, इसको यहाँ ले आए, तो D² 4 हो गया। देखो इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ये 4 आने का मतलब है बिल्कुल ठीक चल रहा है और ऊट पटांग नहीं आ रहा। और जब ये D4 आया तो D की वैल्यू +-2 आया। अब देखिए D प्लस लो या माइनस लो, इन पांच चारों टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 6 10 14 ये आंसर हो गया आपका, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन बिटवीन में ये दोनों बाउंड्री काउंटर नहीं होंगी, याद रहे रखना, ठीक है। इनके बीच में लेना है। डिविजिबल बाय 9, तो मैंने क्या करा, 100 को 9 से डिवाइड करा पहले। 9 1 जा 9, 1 0, फिर 9 1 जा 9 1। यार रिमाइंडर 1 है, अगर इसे डिविजिबल होना तो 8 और ऐड करना पड़ेगा, तो 100 में 8 ऐड करेंगे ना, तो 108 पहला नंबर आया। और सिमिलरली ये जो 200 है ना, इस 200 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो 198 डिविजिबल होता है इससे पहले। अभी इस एपी में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो इसको nth टर्म लेके सोल्व कर लेते हैं। देखिए बड़ा आसान है, कैसे। nth टर्म दे रखा है हमें 1 + 9 198, इसमें a रखा 108, b रखा 9, 108 को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 90 आया। फिर 9 को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ गया, करेक्ट। पहले का आंसर। कहते हैं नोट डिविजिबल बाय 9, बड़ा आसान है। पहले टोटल टर्म, टोटल नंबर निकालते हैं। टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर आप एग्री करोगे 100 और 200 के बीच में निकालने का एक तरीका है कि दोनों को माइनस करके एक और माइनस कर दो। अब बोलो सर ये -1 क्यों कर रहे हो। भाई देखिए 7 और 5 के बीच में कैसे निकालोगे, कितने नंबर है, 7 - 5 2 करा। अब 2 थोड़ी होते हैं, 7 और इसके बीच में तो 6 ही होता है। तो एक माइनस करा यानी कि 1 नंबर ही होगा। ये कहानी पता लगी होगी मैंने -1 क्यों करा। 99 नंबर है, 99 में से अगर मैं 11 वाला माइनस कर देता हूं और तो आंसर आ जाएगा। 99 में से 11 माइनस करा, 88 नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। देखिए अब ट्रायंगल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें दो ही कंसेप्ट है, यानी कि एक तो आपको आनी चाहिए कि भैया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सिमिलर ट्रायंगल वाली कंसेप्ट आनी चाहिए। ये दो अगर आपको आती है तो बड़ी आसानी से ये चैप्टर हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरम बहुत बार आती है, आई मैं यहाँ तो नहीं कवर करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये 2024 में आया था, 24 में। हमसे कह रहा है कौन सा करेक्ट है। पहले तो एडीपी ट्रायंगल की बात करें ना, तो एडीपी ट्रायंगल को आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है ना हाथ में, एडीपी यानी कि फटाफट से उसको आउटलाइन कर लीजिए पेंसिल से कि ये ट्रायंगल एक है, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल है ना वो सीबी यानी कि सीबीए, और वो कर रहा है। पहले तो ये बताइए, ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो गया, करेक्ट है। तो दोनों में 90 है तो ये भी 90 हो गया, अगर देखा जाए तो ये भी 90 है। अब आपने नाइन्थ में अगर पढ़ा हो तो ऐसा एक आपने पढ़ा था कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं ना, वो सेम सेगमेंट वाले ये जो एंगल है वो सेम होते हैं। अगर मैं एसी कोड ले लूं, इसके ऊपर एंगल ये वाला ले लूं एक्स, तो ये भी एक्स बराबर होगा। एग्री कर रहे हो ना, ये दोनों बराबर होंगे तो बाई ए दो एंगल बराबर हो गए। कौन सा, इन दोनों ट्रायंगल में जिसके ऊपर मैंने टिक मार्क करा है। एक ट्रायंगल का नाम है एडीपी, ठीक है, एडीपी तो है ही। अब ये जो ए डी पी ट्रायंगल है ना, अब देखिए डी एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, तो डी बीच में है तो यहाँ पे बीच वाले में बी आएगा। यहाँ पे P90 ये 90 लास्ट है ना, तो यहाँ पे P90, तो ये देख लीजिए ना, सी पी बी यानी कि अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहते हैं कि भाई पेरीमीटर आपको इतना पता होना चाहिए बस कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है ना,
तो उनका पेरीमीटर का रेशियो, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। बस ये ध्यान में होना चाहिए। कर लेते हैं। अब इसमें अगर आपने नोट करा हो, मैंने ट्रायंगल ली है दो, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर दे रखी हैं। तो इनका पेरीमीटर जो है ना, वो यानी कि देखिए मैंने कैसे करा है, ए बी के नीचे पी क्यू, पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरे के नीचे, फिर ए सी के नीचे पी आर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो पी क्यू पहले पूछा, ये जो मैंने निकाला है ना, इसमें कह रहा है पी पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर तो भैया 56/48, 8 से काटा, 8 7 जा 8 6 जा 7/6 आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन में पी क्यू पहले है, यहाँ पे ए बी पहले है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। अगर आपका आंसर 6/7 आया है, बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे गलत कराते हैं, ये ध्यान में रखना, आपकी अवेयरनेस यहाँ पे अलर्टनेस ज्यादा चाहिए। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्स निकालिए, ठीक है। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सबसे पहला काम है इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल को मैं कोरस्पोंडिंग साइड बराबर कर दी, इनकी वैल्यू रख देता हूँ ना। कैसे? ये इनकी वैल्यू रखी मैंने, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो बी सी हमें 5 दे रखा है, ये रहा 5 दे रखा है, तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स की वैल्यू 2.5 आया। इस केस में आंसर 2.5 है, करेक्ट। चलिए अब 38 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, बहुत बार आते हैं। कहता है कि लेंथ ए निकालना है ना, कि जो निकालना हो एक्स ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये अगर 3 दे रखा है, ये 4 है तो 7 है तो 4 आ गया, और पैरेलल है तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 3 के नीचे 4 आ जाएगा और x के नीचे 3 आ जाएगा, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू आ गया 9/4। 9/4 करेंगे तो 2.25, यानी कि यहाँ पे ये अगर आपका आंसर आ रहा है x की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। आपसे x ही पूछा गया था, आई थिंक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, 39th क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे db निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है, कैसे करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देते हैं। बेसिक, ये 4 है तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 12 माइनस 4 करेंगे तो ये 8 आ गया, ठीक है। ये 24 में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया 24 माइनस में x, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बन जाएगा 4/8 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस में x। तो 8x इज इक्वल टू 24 का 4 से करा तो 96 माइनस 4x, यहाँ पे ले आऊंगा तो 8 और 4 12x हो जाएंगे, ये 96 हो गया। x आ गया 96 डिवाइड बाई 12, यानी कि 8 अगर आपका आंसर है। हमसे db पूछा था ना, तो यहाँ पे db मैं लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर। आई होप ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में करना क्या है, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी जी, ये वाली जो ट्रायंगल है ना, आई थिंक मैं रेड से ले लेता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। ए बी और ये जी, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसको करना है डीसीबी। डीसीबी जो है ना, वो ले लेता हूं मैं सिमिलर वाला, ये वाला डी सी बी, ठीक है। इनको सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने का तरीका क्या है, दोनों में तो 90 90 है, और अगर आप नोट करो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल कोरस्पोंडिंग होते हैं ना, तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये बराबर हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल। तो चलिए इन दोनों को डबल एंगल से सिमिलर कर देते हैं। पहला पार्ट कैसे करते हैं, पहला पार्ट में मैंने ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करी, राइट। इन दोनों में 90 डिग्री है, बिल्कुल है। देखिए ये रहा 90 और ये रहा 90, दोनों में कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। तो ये तो बिल्कुल सही, पहला पार्ट तो हेंस प्रूव लिख देता हूँ ना, करेक्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। सेकंड पार्ट देखिए ये मैंने इरेज कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां तो मैं समझा रहा था ना, ठीक है।
सेकंड पार्ट का देख लेते हैं। कहता है कि बीसी और बीसी तो यहाँ पे है अगर आप देखो, और बीडी भी यहाँ पे है। ये तो एक ही पार्ट का हो गया। बी जो है, बी कहाँ पे है? बी, ये वाली लाइन होगी बड़ी वाली, करेक्ट है। और ए बी, आपने ध्यान दिया जिसके ऊपर मैं रेड आउटलाइन कर रहा हूं ना, ये वाली ट्रायंगल अगर मैं ले लूं और दूसरी ट्रायंगल ले लूं जिसके ऊपर मैं ब्लू वाली कर रहा हूं, तो बात बन जाएगा। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं। इसमें रीराइट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, गड़बड़ क्या है, बच्चे क्या नहीं पकड़ पाते। बस ये बीसी और बीडी दे रखा है ना, मैं बीडी को तो यहाँ भेज देता हूँ, बीसी को यहाँ, ई को यहाँ ले आता हूँ। तब आपको थोड़ा सा प्रूव करने में सेम चीज प्रूव हो रही है, बट प्रूव करने में आसानी रहेगी। अब देखो इनको सिमिलर कैसे करें। इसमें ये 90 है, बिल्कुल है। इसमें ये 90 है, बगल वाला 90 है, करेक्ट है। फिर आप एक चीज नोट करना, अगर हम थोड़ी देर पहले बराबर करा था, ये वाले में ट्रायंगल में बराबर किया था ना, कि पहला एंगल ए डी के बराबर है, ये एंगल जो है ना, ये इसके बराबर है। बस प्रूव किया था इन दोनों से। यानी कि मैं डबल ए से लेके ये वाला आंसर प्रूव कर देता हूँ। वैसे देखिए वापिस से, मैंने ट्रायंगल ली, दोनों ली, इसमें 90 वाला ले लिया, एंगल ए जो है वो डी के बराबर ले लिया, क्योंकि हमने प्रूव करा है दोनों सिमिलर ट्रायंगल में। तो बाई ए से सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कि बी सी सेकंड थर्ड के नीचे बी, ये आ गया। बी डी यानी कि पहला और दूसरे के नीचे पहला और दूसरा, ए बी है, बी ए आ गया। मेरे को लगता है यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दिया मैंने। आई होप आपको क्लियर आया होगा। अब ये 41 क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इजी है, कोई इशू नहीं। कहता है कि ये पैरेलल दे रखा है हमें डीएफ, ये वाली लाइन, रेड इंक से ले लेता हूँ, ये तो बुक में भी था ऐसा, ये वाली लाइन पैरेलल करनी है ओसी के। कैसे पैरेलल करेंगे? कन्वर्स। अगर पैरेलल करना है तो कन्वर्स यूज होगा। कन्वर्स यूज होगा तो चलो समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले जो दे रखा है ना, वो ट्रायंगल ले लेता हूँ। ट्रायंगल ली मैंने ए बी ओ, ई ओ। इस ट्रायंगल में जिसमें मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई बी और ए डी अपॉन डी ओ। लिख दिया बिल्कुल, ये बीपीटी से लिख दिया, पहला वाला पार्ट हो गया डन। ए ई अपॉन, अब दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ। देखो हमें दे रखा है, अगर आप नोट करो, बीई और बी सी पैरेलल, ई एफ सॉरी, ई एफ कौन सी वाली? ये वाली होगी ई एफ। किसके पैरेलल है? बीसी के। तो बेसिकली ये जो ई एफ है ना, ये पैरेलल कर रखी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ आगे नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ई एफ जो है वो पैरेलल कर रखी है हमें, ई एफ पैरेलल टू बीसी। ये अगर लाइन इसके बीसी के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट कि भैया ए ई, बीपीटी लगा रहे हैं यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी। ये दोनों बराबर कर सकते हैं। आपने कुछ ध्यान दिया, ये ए ई बी, ये ए ई बी दोनों बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड यहाँ आ जाइए, मैं राइट हैंड साइड इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। राइट हैंड साइड में हमें मिल गया ए डी, यानी कि ये वाली लाइन ए डी पोन डीओ, ये वाली लाइन डीओ बराबर है ए एफ, यानी कि ए एफ ये वाली अपोन एफ सी। अगर ये दोनों रेशियो बराबर है, तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या लिख सकता हूँ कि ये जो डीएफ है ना, ये ओसी के पैरेलल है। कन्वर्स वर्ड यूज होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एडी और बी के बराबर, ये एडी है, ये बी के बराबर है। और डीपी, डीपी कौन सी है? डीपी यही वाला पैरेलल लाइन दे रखी है बीसी के। ठीक है, सिंगल एरो पे कर लो। तो पहले इसी को ले लेते हैं ना, जो पैरेलल दे रखा है ना उसको ले लेता हूँ। ट्रायंगल एबीसी मैंने ली, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैंने बेसिकली डीपी वाली, ये वाली जो लाइन है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, यहाँ से लेके और ये वाली डी बी बराबर है एपी, लिख दिया मैंने। फिर दूसरी ये भी ले लेते हैं, यानी कि ई क्यू कौन सा है? ई क्यू है डबल एरो जिस पे मैं लगा रहा हूँ, और ये डबल एरो के पैरेलल है। तो इसमें भी बीपीटी लगा देते हैं। इसमें भी मैंने बीपीटी लगा दी, तो इसमें भी बीपीटी अगर लगी
तो क्या हो जाएगा, देखिए बीई अपॉन ये, बीई अपॉन ये, और बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्यों करा? क्योंकि मुझे अगर पी क्यू पैरेलल प्रूव करना है ना, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है ना, तो कन्वर्स का यूज करूंगा। अब थोड़ा सा सुनिए, देखिए जो ये दोनों पोर्शन दे रखे हैं ना बराबर, अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, मुझे ये क्या चाहिए, सीपीपीए चाहिए। सीपीपीए चाहिए तो इसको लॉन छेड़ेंगे नहीं, और यहाँ पे सी क्यू क्यू भी चाहिए, इसको छेड़ेंगे नहीं। इन दोनों में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले मैं ले रहा हूँ एडी डीबी। ये जो एडी और डीबी है ना, इस एडी और डीबी का, इसका एक काम ये कर लेते हैं, इस एडी की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ क्या? ये एडी की जगह पे मैं बी लिख दिया, ठीक है। और ये जो डीबी था ना, ये यहाँ तक, इसके दो टुकड़े हैं, बी और डी। डी है ना, तो मैं ये जो बी है ना, ये वाला पार्ट, ये दोनों बराबर है ना एडी वाला, तो इसकी जगह एडी लिख दिया। अब देखिए एडी प्लस में डी क्या बन गया, अगर आपको मैं इंक चेंज करके 1 मिनट रेड इंक से दिखाऊं, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ए ही बन गया। इसकी जगह पे ए लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये बीई, ये यहाँ पे आ गया इसकी जगह पे। ये अगर बीई और ईए के बराबर हो गया, तो बीई तो यहाँ पे भी है, दोनों अगर बराबर है तो एपीपीसी बराबर हो जाएगा बीक्यूक्यूसी, यानी कि एपीपीसी और बीक्यूसीक्यू बराबर हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी दीज टू विल बी पैरेलल। आई होप आपको एक क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कन्वर्स का यूज हुआ है। डन। चलिए विद दिस नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम। देखिए अब है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, जिनके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत हैं और आए भी है, यही देख लेते हैं। हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है ना। भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो भैया प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है -4, तो ओबियसली यहाँ पे 1 2 3 4, ये -4 है। 1 2 3, ये यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो आप भी एग्री करोगे, -4 x की वैल्यू और y की वैल्यू 3। अब y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो -4 है ना, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी 4 यूनिट होगा। तो इसमें -4 को मत टिक कर देना, डिस्टेंस बोला गया है, तो इस केस में डिस्टेंस का आंसर 4 होगा। एक बच्चे ने -4 कर दिया था क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। क्लियर समझ में आया, 4 यूनिट है। तो अगले ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि भैया ये मिड पॉइंट फार्मूले से हो रहा है। पहला काम है डायग्राम बना लो, ये लो डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद मेरे को आपको साफ दिख रहा है मिड पॉइंट फार्मूले से हो रहा है, तो करेंगे क्या, देखिए सुनिए। इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि ये एक एंड डायमीटर का निकालो। तो ये भैया ओ तो सेंटर है, मिड पॉइंट फार्मूले से x1 प्लस, यानी कि x और 3 को ऐड करूंगा डिवाइड बाई 2, किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। 2 को वहां भेज दो, -4 वहां जाएगा तो x की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि ये वैल्यू -7 आई। y निकाल लेते हैं y क्या होगा, y प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर होगा ना। तो यहाँ से करोगे तो 0 आया, -7, 0 आएगा। ये बहुत बार आता है, मैंने देखा है काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 44 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। अच्छा रेशियो का तो याद कर लीजिए, पक्का आएगा। फाइंड द रेशियो ना, और कभी भी रेशियो निकालना हो तो अज्यूम करना है रेशियो k/1। पहला तो डायग्राम बना लेते हैं, ये लो भाई डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ये जो पी पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बताइए ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का, मैंने मान लिया रेशियो k/1 है, तो सेक्शन फार्मूला लगा देता हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि भाई x जो है ना, ये वाला, इस ये होता है mx2 प्लस nx1, ये x की वैल्यू है, एग्री। तो x तो भैया 3/4 दे रखा है। m, m यानी कि m/n का मतलब है ये वाला k/1, तो k इंटू m x2 होता है ना, x2 2 है, तो k इंटू 2, 1 x1 है ना, 1 इंटू x1 यानी कि 1/2। तो भैया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k+1 4, और ये 2k प्लस में हाफ है। इसको सिंप्लीफाई करने पर k आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
के रेशो वन है ना, देखिए के रेशो वन है और 1:5 ये है, तो इसलिए इसका आंसर 1:5 होगा। मेरा मानना है, आप एग्री करो। कई बच्चे कहते सर आपने एक्स लिया है, वाई लूंगा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 46 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भैया, 3 नंबर में अगेन रेशियो कह रहा है। कहता है फाइंड द रेशियो की डिवाइड द सेगमेंट एंड ऑल्सो द वैल्यूज ऑफ वाई, वाई भी निकालना है। बिना पूछे रेशियो आते ही के रेशियो वन लिख के आ जाना, गलती नहीं होगी, आधा नंबर तो टीचर इसका ही दे देगा। तो मैंने रेशियो को के रेशियो वन मान लिया, ठीक है। अब मैं लगाने वाला हूँ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भैया लगा देते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू mx2 nx1, ये होता है ना सेक्शन फार्मूला। ये एक्स 8/5 दे रखा है, ये m रेशियो n है, m k है ना k×2, और ये n 1 है ना 1 × x1 1, तो 2k+1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 8k+8 बराबर है 10k+5। 8k को वहां ले जाऊंगा, 8 - 5, इस 5 को यहाँ ले आऊंगा। k को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ इसलिए मैं वहां पे ले गया, तो ये बचा भैया 2k, ये बचा 3, और अगर k निकालूंगा तो 3/2 आया। और k रेशो वन का क्या हो जाएगा, 3/2 रेशो वन, यानी कि 3:2 बन जाएगा। ये मेरा रेशियो आ गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर रेशियो आ गया, पहले तो रेशियो निकालना था, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 3:2। अब कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। वाई निकालते, वाई का फार्मूला ये है, वाई निकालते हैं। एम देखिए, ये एम रेशियो एन है, तो एम है यानी कि 3 × y2, ये y2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 × y2। एन हमारा 2 है, 2 × y1, y1 हमारा 2 है, तो ये लीजिए 2 × y1। नीचे इससे 3+2 से कर देते हैं, ये हो गया 9 + 4 अपॉन हो गया 5, और ये हो गया 13/5। वाई की वैल्यू भी आ गई हमारी, यानी कि 13/5। आई होप यहाँ से आप एग्री करोगे। डन। 47 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। या तो फाइंड द लाइन, इसमें ना ट्राइसेक्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी ट्राइसेक्ट को अंडरलाइन करिए। बिना पूछे पहले तो डायग्राम बनाओ, पिक्टोरियल फॉर्म भैया बहुत हेल्प करती है। बना लिया। अगर ये ट्राइसेक्ट करता है तो जो P है ना वो नियर टू ए है, तो देखिए मैंने डायग्राम में भी नियर टू ए, तो P एक्चुअल में P से एक लाइन भी गुजर रही है। लेकिन पहले तो कहता है कि भैया रेशियो निकाल। पहले तो ये बताओ रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पार्ट है यानी कि 1, और यहाँ पे ये 2 पार्ट है, तो P इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पहला काम तो रेशियो निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर कहता है पी से एक लाइन पास कर रही है, यानी कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन ये पी से पास कर रही है, तो जो पी की वैल्यू आएगी ना, उस लाइन पे वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स और वाई की, ये निकल आएगा। शुरू करें। रेशियो आ गया के रेशियो वन आने के बाद तो हम सीधे पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए ये निकाला। पी के कोऑर्डिनेट में एक्स आ गया भैया, एक्स में देखिए ये रेशियो एम रेशियो एन पता लग गया मैंने कैसे निकाला, क्योंकि एक पार्ट है यहाँ पे, यहाँ 2 पार्ट है। 1 × 5, ठीक है, n x1, n तो 2 है, 2 × 2, ये 5 + 4 9, 3 आ गया एक्स की वैल्यू। y m y2, ये फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ, गलती हो जाए तो इसके नंबर तो देगा टीचर। तो 1 × y2 - 8, ये लो भैया, और 2 × 1 यानी कि -8 + 2, ये करा तो -6, -2 आ गया। पता क्या करने वाले हैं, इस कोऑर्डिनेट को मैं अगर इस लाइन पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है ना, इस कोऑर्डिनेट को, यानी कि कोऑर्डिनेट कौन सा है, +3, 2, एक्स की जगह पे 3 रखा, वाई की जगह पे -2 रखा, 6 + 4, और ये के की वैल्यू -10 आई। अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर का। डन। 48 देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन तो सिंपल है, बस ए बी दे रखा है। देखो इक्वी डिस्टेंस समझाता हूँ, फर्क है इक्वी डिस्टेंस में और भैया मिड पॉइंट में, ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, ये इक्वल नहीं होते। कई बच्चे डायग्राम इसका ऐसा बना देते हैं कि ये जो है ना ये मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, बिल्कुल गलत होगा, ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट अलग चीज होती है, इक्वी डिस्टेंस। अब उस पर डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम बनेगा।
यानी कि जो पी पॉइंट है ना, इस केस में इक्वी डिस्टेंस है, ये पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस बराबर है। अब बोलो सर करोगे क्या? मैं क्या करूंगा, पी ए जो है ना वो डिस्टेंस निकालूंगा, बराबर कर दूंगा पी बी के, और ये आंसर आ जाएगा। ये रूट में होता है ना, तो एक काम कर देते हैं, इनके स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। तो पहला स्टेप है पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर करना, ठीक है। और मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये देखो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया भैया, इनका निकालते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे, एक्स माइनस में ए प्लस टू, एक्स माइनस एक्स टू होता है ना, फिर वाई माइनस बी वन, ये हो गया इसका। पीबी का क्या होगा, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस में ए माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई माइनस में ए प्लस टू का। आइडेंटिटी से खोलते हैं, एक्स का स्क्वायर इनको ए प्लस, ये ओपन हो जाएगा, इसको आप कट मत करिए। देखिए ओपन होगा, ये यहाँ तक आ गया। इसको ओपन किया तो वाई स्क्वायर, इसको करा तो बी माइनस इसका, ये माइनस टू ए बी, बी माइनस वन हो गया। सिमिलरली इसको ओपन करा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी का, फिर टू ए बी हो गया। सिमिलरली वाई का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कट हो रहा है। आपको नहीं लगता ये एक्स स्क्वायर है, ये भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये वाई स्क्वायर है दोनों तरफ ये भी कैंसिल हो रहा है। फिर आप देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये यहाँ पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये यहाँ पे है, देखो कितना इजीली कट हो गया। फिर आपने देखा कि भैया बी माइनस से, ये बी माइनस लिखो या ए माइनस बी लिखो एक ही बात है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे ना, ये वाला जो है ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है। अभी कई बच्चे कैसे बी माइनस ए क्यों कहा, अरे बी माइनस ए में से अगर मैं माइनस ये है ना माइनस कॉमन ले लूं, ए माइनस बी बनेगा, होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस का तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर के बराबर ही होगा, इसलिए कैंसिल होगा। बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला बचा, लिख दिया। यहाँ क्या बचा, माइनस का टू एक्स, ये टू वाई। इस टू एक्स को यहाँ ले आओ, एक्स एक्स को दोनों को ले आया भैया, ये माइनस का टू एक्स था पॉजिटिव बन गया, टू एक्स कॉमन आ गया। तो यहाँ से माइनस साइन बाहर है, माइनस से भी ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये लो भैया कैंसिल कर दिया, माइनस बचा टू बी टू एक्स। सिमिलरली इसमें भी टू वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये भैया माइनस का बी, ये माइनस प्लस का बी, माइनस का टू ए, अरे ये तो कैंसिल हो रहा है ना। अगर मैं ये टू, ये वाले टू से काटू, ये वाला इससे काटू, माइनस से माइनस काटू, तो बी एक्स इजक्वल टू ए वाई, यही तो प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था, हेंस प्रूव लिख दीजिए। डन। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालिए। ये तो बहुत बार आया हुआ है यार, अभी रिपीट भी हुआ था। आपको डायग्राम बनाना, इसमें ग्लिच बताता हूँ, ग्लिच क्या है, कुछ बच्चे गलती करते हैं। इस ए बी को यहाँ ले आइए, इसको, इस ए बी को यहाँ लाओगे ना, तो ए पी अपॉन ए बी बना, ये टू अपॉन फाइव। ए बी पूरा है फाइव, ए पी ऊपर ऊपर कंपेयर करना, ए बी है टू, ये यहां से ए पी टू है, टोटल फाइव है, तो आपको नहीं लगता ये थ्री बचेगा? तो भैया रेशियो ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में टू रेशियो थ्री होगा। अब तो आसान होगा, कैसे करेंगे, इस टू रेशियो थ्री के हिसाब से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, ये वाला फार्मूला, एम एक्स टू एन एक्स वन एम, एम तो टू है, टू इंटू एक्स सिक्स कर दिया, थ्री इंटू वन, यानी कि ये तो 15/5 हुआ ना, थ्री आ गया, ये एक्स की वैल्यू आई। फिर एम वाई टू, टू इंटू सेवन, ठीक है भैया, थ्री इंटू टू सिक्स, 14 से 24 आया। तो हमसे पी के कोऑर्डिनेट पूछे थे भैया, ये लीजिए पी के कोऑर्डिनेट 3,4। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब कोशिश करी है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना। विद दिस वीडियो ओवर, थैंक यू वेरी मच।